नमस्ते बच्चों। आज हम लोग रैपिड का जो नवा पाठ है उसे चांदी का जूता उसे हम शुरू करेंगे, जो कि तुम्हारे इस परीक्षा में आ सकती है आएगी। बाल शेरी रेड्डी द्वारा रचित ये कहानी है। ये एक दक्षिण के बहुत ही परिचित लेखक हैं। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें आज के समाज में चलने वाली एक कुप्रथा के बारे में बता रहे हैं, जिसमें दहेज प्रथा के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम पाठ के ऊपर दिए गए सार को पढ़ेंगे। दहेज प्रथा भारतीय समाज में अभिशाप बनकर घर कर चुकी है। धन के लोभी लोग लड़की के पिता से शादी के अवसर पर ऐसी ऐसी मांगे करते हैं जिन्हें पूरा कर पाना उनके वश में नहीं होता। तो ये सच्ची बात है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी सभी के साथ नहीं रहती हैं कि वो लोग अमीर हो, उनके पास उतनी सारी व्यवस्थाएं हो जितनी लड़के वालों ने मांग की है। तो वो बहुत अपनी बेटी को खुश रखने के लिए अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, ताकि उनको लगे, ताकि उनकी बेटी जो है वो खुश रहे। प्रस्तुत कहानी में दहेज के लोभ में पत्नी अपने आदर्शवादी पति को भी दहेज लेने के लिए बाध्य करती है। लड़की का पिता अपने समधी को रुपए के स्थान पर चांदी का जूता भेजकर उन्हें सचेत करता है। कामकाजी महिलाओं के शोषण की समस्या को भी यहाँ पर उठाया गया है, क्योंकि इस कहानी में जिस लड़की से उसके मायके वालों से दहेज मांगा गया था, वो बहुत ही होनहार लड़की थी, और वो एक कॉलेज में पढ़ाती भी थी। उसको गोल्ड मेडल भी मिला था, और घर को ही संभालती थी, हर सब कुछ करती थी। लेकिन फिर भी उसके ससुराल वालों ने दहेज मांगा, और बदले में उसके मायके वालों ने उसे एक चांदी का जूता दिया। चांदी का जूता ये नहीं था कि वो चांदी दे रहे हैं, चांदी का जूता ये था कि जूता देना, जूता जो है वो हमारे समाज के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। तो हम कहते हैं ना, बात बात में उसने मुझे जूते मारे कि असली में जूते कोई नहीं मारता। जूते मारना मतलब ताने देना या अपमानित करना। तो यहाँ पर चांदी का जूता देकर लड़की के पिता ने लड़के वालों को अपमानित किया, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से। तो कहानी कुछ इस तरह से। संयोग की बात थी, मैं जिस दिन अपने वकील मित्र शिवराम के घर पहुंचा, उसी दिन मेरे मित्र के पुत्र की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी। वर्षगांठ यानी जन्मदिन मनाया जा रहा था। भोजन में निमंत्रित व्यक्तियों में वेंकटेश्वर राव को भी देखकर मेरी बाछें खिल गई। यानी लेखक के मित्र थे वेंकटेश्वर राव, जो कि उनके साथ काफ़ी समय तक रहे हैं, पढ़े हैं। वे एक साथ हॉस्टल में रहते थे, इसीलिए जैसे ही वो अपने वकील मित्र के पास के घर गए, वहाँ पर उन्हें वेंकटेश राव भी मिले, और उनको देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वे भी एकदम उछलकर मुझसे गले मिले और कुशल प्रश्नों की बौछार कर दी। और बहुत, वो भी जैसे ही, क्योंकि काफ़ी समय बाद जब हम अपने मित्रों से मिलते हैं, अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके साथ बोलने के लिए, उनके साथ शेयर करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए। तो प्रश्नों की बौछार करने लगे, यानी वो हर तरह के प्रश्न पूछने लगे। दूसरे दिन प्रातः मित्र का न्योता पाकर नाश्ता करने उनके घर पहुंचे। यानी दूसरे ही दिन वो अपने मित्र वेंकटेश्वर राव के घर में चले गए, क्योंकि उनको अगले दिन के नाश्ते के लिए बुलाया गया था। सर्वप्रथम विलायती और कीमती आलीशान एल्सीसियन सोनी ने हमारा स्वागत किया। यानी उनके घर में एक कुत्ता भी था जिसने उसका स्वागत किया। इस तरह किया मानो वह जानता ही हो कि मैं उनके मालिक का अभिन्न मित्र हूँ। यानी उनके कुत्ते ने मेरा ऐसा स्वागत किया, मुझे लगा जैसे कुत्ते को पता ही था कि मैं ही उनके मित्र का, उनके मालिक का दोस्त हूँ। बाथरूम से सिर पोंछते हुए वेंकटेश्वर राव सीधे बैठक में आ गए, यानी लिविंग रूम में आ पहुंचे। पंखा लगाया और अखबार हाथ में थामकर कपड़े पहनने के लिए शयन कक्ष में चले गए। शयन कक्ष में मतलब वो अपने बेडरूम में अपने कपड़े बदलने के लिए चले गए।
बैठक इस प्रकार से सजाई गई थी मानो फिल्मी शूटिंग करने के लिए अभी अभी तैयार किया गया सेट हो। यानी वो जो लिविंग रूम था, ड्राइंग रूम था, वो बहुत ही सुंदर था, अच्छी तरह से अच्छे सलीके से सजाया हुआ था। उसे देखकर लेखक को लगा कि जैसे कोई सिनेमा के लिए सेट बनाया हो और हर एक सामान बहुत ही अच्छी तरह से, सुंदर तरह से वहाँ पर रखा गया हो। मैं मन ही मन अपने मित्र की पत्नी के सौंदर्य बोध का अभिनंदन करने लगा, साथ ही उससे अपने घर वालों की तुलना करने लगा। यानी मुझे बहुत अच्छा लगा कि लेखक के मित्र जो है वो लेखक जो है वो सोच रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे मित्र की पत्नी बहुत ही सुरुचि संपन्न है, बहुत ही एलिगेंट है, उसने घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा कर रखा, और वो मैं अपने घर वालों के साथ इनकी तुलना करने लगा, उनको कंपेयर करने लगा। दीवारों पर सुप्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग सुशोभित थी। यानी काफ़ी अच्छे नामी कलाकारों की पेंटिंग वहाँ पर लगी थी। सारी बैठक एकदम साफ सुथरी और मनमोहक थी। मैं सोचने लगा कि छात्रावास में रहते हुए वेंकटेश्वर राव कैसे लापरवाह रहा करता था। यानी जब वो हॉस्टल में रहता था, यहाँ पर देखा कि घर एकदम साफ सुथरा, बहुत ही अट्रैक्टिव, मनमोहक, यानी बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैंने सोचने लगा कि वेंकटेश्वर राव जब लेखक के साथ हॉस्टल में रहते थे तो वो कैसे लापरवाह थे। आज उसकी रुचि में ऐसी भारी परिवर्तन क्यों कर हुआ। यानी आज ये जो परिवर्तन है ये कैसे हुआ। उसकी चीज़ें सदा अस्त व्यस्त ही रहती थी, तो जब वो हॉस्टल में रहता था तो उसका सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा ही रहता था। उन्हें करीने से सजाने की उसकी आदत ही ना थी, यानी उन्हें ठीक से रखना कभी भी उसे अच्छा नहीं लगता था। मैं चिढ़कर उसे लाख समझाता, किंतु उसकी लापरवाही में कोई परिवर्तन न देख हार मान लेता। यानी मैं हमेशा उसे समझाने की कोशिश करता कि साफ सुथरा रहना चाहिए, अपनी चीज़ों को अपने जगह पे रखना चाहिए, सलीके से रखना चाहिए, लेकिन वो कभी भी मेरी बात वो सुनता ही नहीं था और मैं हार जाता था। कभी कभी कहता था, यार तुम्हारी घरवाली ही शायद तुम्हें बदल सकेगी। यानी लेखक उनको ये भी कहते थे कि तुम्हारी पत्नी ही तुम्हें बदल सकेगी। अचानक मुझे स्मरण आया, या अचानक लेखक को याद आया, वेंकटेश्वर राव में तो कोई परिवर्तन ना हुआ होगा, उसकी श्रीमती रमा ही करामात होगी। यानी उसके अंदर तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं होगा, ये सब कुछ उसकी पत्नी रमा ने ही किया होगा। वाह रमा, भाभी की सौंदर्य की आराधना होगी, यानी उसी ने ये सब कुछ किया होगा। यानी वही सौंदर्य की आराधक होगी, यानी वो ही ये सब पसंद करती है, इसीलिए उसने ही सब कुछ ठीक किया होगा। भाई साहब नमस्ते, शायद आप रास्ता भूल गए हैं जो हमारे घर आए, रमा एक सांस में कह गई। यानी लेखक के मित्र की पत्नी रमा आई और उसने कहा कि शायद आप गलती से हमारे यहाँ आ गए हैं, आप रास्ता भूल गए हैं। मैंने विक्स को तिपाई पर रखते हुए, यानी उसके हाथ में जो था वो उसने तिपाई पर एक टेबल पर रखा, दृष्टि उठाई तो देखता क्या हूँ, सामने हाथ जोड़े हंसमुख रमा खड़ी है। मैंने उठकर अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया, यानी वो उठकर उन्होंने भी नमस्ते का जवाब नमस्ते से दिया। तभी रमा पूछ बैठी, आप सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए? हमने तो आपका बहुत इंतज़ार किया। यानी रमा जो है वो पूछने लगी, उनका पुत्र का नाम था सुरेश, कि आप हमारे पुत्र के विवाह में क्यों नहीं आए? क्या सुरेश की शादी हो गई है? अब लेखक ने उल्टा प्रश्न किया कि क्या आपके पुत्र का विवाह हो गया? मुझे न्योता कहाँ मिला? जो चला आता तो उन्होंने ही कहा कि मुझे कहाँ से इनविटेशन नहीं मिला, तो मैं कैसे चला आता? निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं, उल्टे मुझ पर दोषारोपण कर रहे हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्योंकि मित्र की पत्नी थी, उसके साथ इतना सा मजाक चल ही सकता था, इसीलिए उसने कहा कि आपने तो कोई निमंत्रण ही नहीं भेजा था, तो निमंत्रण भेजते तो मैं ज़रूर आता। आप लोगों ने निमंत्रण नहीं भेजा और आप मुझे ही कोस रहे हो, इसीलिए कह रहे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप
क्या कह रहे हैं, हमने पहली किस्त में ही आपके नाम पोस्ट कर दी थी, यानी फर्स्ट जो हम लोगों ने पत्र भेजा था उसमें आपका पत्र भी था और हमने भेज भी दिया था। हो सकता है रमा जी मुझे मिलता तब ना मैं आता, यानी हो सकता है आपने भेजा था लेकिन मुझे मिला नहीं, इसीलिए मैं नहीं आ सका। सच कह रहा हूँ, मेरे नाम कोई निमंत्रण नहीं आया, यानी सच्ची कह रहा हूँ, मुझे कोई भी निमंत्रण पत्र आप लोगों की तरफ से नहीं मिला। अगर मिलता तो मैं ज़रूर से आता। मैंने अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की, यानी लेखक जो है वो अपनी तरफ से अपनी बात कहने की पूरी कोशिश वो करते रहे, समझाने की कोशिश करते रहे। शायद रमा के तर्क के सामने मैं हार बैठता, तभी वेंकटेश्वर राव ने प्रवेश करके मेरी रक्षा की, यानी शायद मैं उसकी बातों से मैं शायद हार जाता, उसके लॉजिक से हार जाता, लेकिन वेंकटेश्वर राव यानी उनके मित्र आए और उन्होंने मुझे इस परिस्थिति से बचा लिया। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।